1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को देश के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी जाती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और मुल्क में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। भले ही देश के लोकतंत्र की एक गरिमामयी तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन डेमोक्रेसी के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की मध्यरात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह नहीं बची थी। हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं उसका और डेमोक्रेसी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम बात करने वाले हैं उस इमरजेंसी की जिसने 25 जून 1975 की आधी रात को देश की डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच 21 महीनों में देश में क्या क्या घटा, इस बात का इल्म तक देश के ज्यादातर जनता को नहीं है, पर हर देशवासी को ये पता होना चाहिए कि उस दौरान क्या हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, इस बात की शुरुआत होती है सन 1971 से, जब इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट पर लड़ी और 1,83,309 वोटों से जीती। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त समाजवादी पक्ष के राजनारायण थे। राजनारायण स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे और हार के बाद उन्होंने इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के दौरान 2 बार किया गया कोड ऑफ कंडक्ट का भंग। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी पर केस किया था। एक नई दिल्ली के प्रधानमंत्री सचिव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार का संपूर्ण संचालन किया था, जो कि कायदे के मुताबिक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। और रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने की थी, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था। राजनारायण का केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे। हाँ, ये वही शांति भूषण हैं जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज की आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व सदस्य थे। केस की कार्यवाही के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन्स भेजा। ये अपने आप में एक बड़ा ऑर्डर था। आगे कभी खुद भारत के प्रधानमंत्री की कोर्ट में पेशी हुई नहीं थी। खैर, 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाजिर हुई। प्रधानमंत्री के रुतबे का मान रख उनके बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के मंच पर ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा की कुर्सी से थोड़ी नीचे रखी गई थी, क्योंकि प्रजातंत्र में शासक और न्यायपालिका कभी बराबर नहीं होते। इस घटना से ये साबित हो गया था कि जस्टिस सिन्हा किसी भी पक्षपात के बिना अपना फैसला सुनाने वाले थे। कुछ दिन तक कार्यवाही चलती रही और आखिरकार समाचार मिले। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को कंसिडर कर दिया था। ऑर्डर के पेपर्स इंदिरा गांधी तक पहुंचाए गए।
इस बात से सरकार में बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री के चेहरे पर उदासी थी। तब उनके बड़े बेटे राजीव गांधी उनके साथ थे। छोटे बेटे संजय गांधी गुड़गांव में मारुति लिमिटेड कार कंपनी को हैंडल कर रहे थे, जो वहां से घर आ रहे थे। घर आते ही संजय ने देखा तो लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पायलट राजीव गांधी को तब पॉलिटिक्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, जबकि संजय गांधी को जितनी दिलचस्पी राजनीति में थी, उतनी तो शायद अपनी कंपनी मारुति कार के प्रोडक्शन में भी न थी। संजय गांधी एक फायर माइंडेड व्यक्ति थे और अपनी माता को विरोधियों से सुरक्षित रखना चाहते थे। तब श्रीमती इंदिरा जी के पास त्याग पत्र देने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। पर महज 28 साल के संजय गांधी के अनुसार त्याग पत्र देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। संजय को उस वक्त लगा कि इंदिरा के विरोध पक्ष से ज्यादा खतरा कांग्रेस के ही कुछ सत्ता के लालची लोगों से है, जो खाली हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इस राजनीतिक आपत्ति से अब इंदिरा को कोई नहीं बचा सकता था, सिवाय एक चीज के, और वो थी आर्टिकल 352, या साफ शब्दों में कहें तो इमरजेंसी। आइए सबसे पहले जानते हैं इमरजेंसी के अधीन आर्टिकल 352 आखिर क्या है। नंबर 1, भारत अथवा उसके प्रादेशिक विस्तार की सलामती को अगर विदेशी हमलावरों से या आंतरिक बगावतखोरों से संकट हो तो इन हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। नंबर 2, इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। नंबर 3, आर्टिकल 319 के अनुसार भारतीय नागरिकों को दिए गए फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। 4, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ न्यूज़, देश में इंटरनल माइग्रेशन करने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात संजय गांधी और इंदिरा गांधी की संगत बातचीत के बाद अब पूरा रोड मैप तैयार था। इंदिरा गांधी को अभी से इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक बहाने की जरूरत थी, और वो बहाना भी उन्हें मिल गया। 23 जून 1975 के दिन विरोध पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा किया था, और नारायण ने ये जिम्मेदारी उठा ली थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोषी करार होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी अगर सत्ता नहीं छोड़ती तो वो लोकशाही का खंडन माना जाता। इसलिए विरोध के लिए नारायण ने दिल्ली में रैली का आयोजन किया और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों को आह्वान दिया, अपितु उन्होंने पुलिस और मिलिट्री को सरकार के गैरकानूनी हुक्म न मानने की गुजारिश भी की। बस इंदिरा गांधी के मुताबिक आर्टिकल 352 के तहत आर्मरी विलियन का ये अच्छा मौका था। रातों रात इमरजेंसी के घोषणा पत्र की फॉर्मेलिटीज के लिए सिद्धार्थ शंकर राय राष्ट्रपति भवन पहुंचे। बाद में इंदिरा गांधी और आर के धवन भी वहां पहुंचे। राष्ट्रपति जी ने जिन कागज पर दस्तखत किए थे उसमें लिखा था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म बाय क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, I Fakhruddin Ali Ahmad, President of India, by the proclamation declared that the grave emergency exists whereby security of India is threatened by internal disturbances. निरपराध नागरिकों के साथ हिंसा का ऐसा तांडव देश ने पहले कभी नहीं देखा था। तब न्याय को धता बताते हुए न्यायपालिका समाप्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को सुपरसीड करके इंदिरा जी ने अपने चुनाव को वैध करा दिया। पूरे देश में हाहाकार मचा था। जेल के भीतर अकेले मध्य प्रदेश में 100 से भी अधिक लोकतंत्र प्रेमियों की असमय मृत्यु हुई। 1 लाख से अधिक राजनीतिक व सामाजिक नागरिकों को DIR में बिना मुकदमा चलाए ही जेलों में बंद कर दिया गया। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को इतिहास के इस काले पन्ने को जानना और परखना जरूरी है, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नारा लगाने वाली नई पीढ़ी को, ताकि अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर कभी बाधित ना हो पाए और फिर कभी कोई आपातकाल ना थोपा जाए।
आपातकाल की समाप्ति के बाद आई नई केंद्र सरकार ने ये अनुभव किया था कि आपातकाल के विरुद्ध हुई लड़ाई देश का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। आज के दौर में जब जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट इस मुद्दे का पोस्टमार्टम करते हैं तो वो कहते हैं कि 1975 में इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी डिस्टेंस नहीं था। खैर दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन देश में इमरजेंसी की वजह से लोगों में फ्रीडम और डेमोक्रेसी पर कई सवाल खड़े हुए। दोस्तों, इस मुद्दे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।